मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 10/2 की जो पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका 5th चैप्टर, 5वां जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां, पुनर्स्थापना, ये जो चैप्टर है ये हमारा जो 2nd चैप्टर है, हाँ, एक दल के प्रभुत्व का, तो उसी से रिलेटेड है। यानी कि उसमें हमने कांग्रेस का प्रभुत्व पढ़ा था। इसमें हम कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां थी और कांग्रेस ने अपने आप को दोबारा कैसे पुनर्स्थापित किया, इसका अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब तक रहे तो प्रथम जितने आम चुनाव है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, एक दल के प्रभुत्व का, तो प्रथम आम जो 3 आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। यानी कि कांग्रेस 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में लौटती रही। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़ गए और लंबे समय से मई में वो बीमार चल रहे थे। और जब वो बीमार हुए तो उस समय ये आशंका व्यक्त की जाने लगी और ये संदेह व्यक्त किया जाने लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, या उत्तराधिकार का जो प्रश्न है वो लोकतांत्रिक तरीके से निपट जाएगा, या फिर जैसे और दूसरे स्वतंत्र, नव स्वतंत्र जो राष्ट्र हैं उनकी तरह यहाँ भी सत्ता का जो परिवर्तन है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो पाएगा, या सैन्य हस्तक्षेप होगा, या जो लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली है वो थम जाएगी। इसके साथ ही ये भी आशंका या संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगला जो प्रश्न था, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो भी ज्यादा ठीक नहीं थी। भारत के सामने अनेक समस्याएं थी, बेरोजगारी की समस्या थी, आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, सांप्रदायिक तनाव व्याप्त थे देश में, अब अलगाववादी और विभाजनकारी जो शक्तियां थी वो भी सर उठा रही थी। और ऐसी परिस्थितियों में ये संदेह व्यक्त करना, ये आशंका व्यक्त करना मुनाजिब था कि भारत में लोकतंत्र सफल रहेगा या लोकतंत्र असफल हो जाएगा। 17 मई, अब हम आगे चलते हैं तो इसको इस प्रकार से समझेंगे कि नेहरू का उत्तराधिकारी, नेहरू के बाद शास्त्री। सत्ताईस मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। 27 मई 1964। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्ष के कामराज। के कामराज मद्रास प्रांत के प्रमुख नेता थे, वहां के मुख्यमंत्री भी रहे थे और एक काबिल और योग्य अध्यक्ष थे। और उनकी जो कार्यप्रणाली थी उसकी वजह से वो कांग्रेस पार्टी के संगठन में काफी लोकप्रिय थे। तो के कामराज और दूसरे नेताओं ने मिलकर के निर्णय किया कि कांग्रेस का में जो नेहरू का उत्तराधिकारी है वो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाए। लाल बहादुर शास्त्री उस समय अपनी सादगी और कर्तव्य निष्ठा के लिए काफी लोकप्रिय हो चुके थे और उन्होंने अपनी जो योग्यता थी वो भी साबित कर दी थी। 1965 में कश्मीर की जो दरगाह थी वहां से हजरत मोहम्मद का जो पवित्र बाल था वो चोरी हो गया और उसमें पाकिस्तान का षड्यंत्र था। और ये इसलिए किया गया था कि भारत के अंदर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिले। लाल बहादुर शास्त्री ने न केवल अपनी सूझबूझ से बल्कि अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पे उस बल को, वो जो बाल था हजरत मोहम्मद का, उसको बरामद करवाया और सांप्रदायिक जो तनाव था उसको फैलने से भी रोका। तो इस प्रकार से नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को 9 जून 9 जून
1964 को संसदीय कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया और उसी दिन उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी। तो लाल बहादुर शास्त्री कब प्रधानमंत्री कब बने? 9 जून 1964 को। प्रधानमंत्री इसी दिन इन्होंने 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने उस समय देश के सामने आर्थिक संकट तो था ही था, उसके साथ साथ 1965 में अकाल पड़ गया और बहुत से राज्यों में भूखमरी के कारण मौतें हो रही थी, यानी कि एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने उस समय थी अकाल की। उसके साथ दूसरी जो समस्या आई वो 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में आक्रमण कर दिया। जब वहां से वो पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा तो उसके बाद उन्होंने जम्मू में अटैक कर दिया। उस समय फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया कि पश्चिमी पंजाब से पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने का, कार्रवाई करने का आदेश अपनी सेना को दिया और भारतीय जो सेना थी वो लाहौर तक पहुंच गई। और जब लाहौर तक पहुंच गई उसके बाद युद्ध विराम समझौता हुआ और युद्ध विराम जब समझौता हुआ उस समय दोनों के बीच में युद्ध रुक गया और युद्ध विराम जो समझौता हुआ वो जाकर के कहा हुआ सोवियत संघ में 10 जनवरी 1964 को। 10 जनवरी 1964 10 जनवरी 1964 को ये सोवियत संघ में हुआ और सोवियत संघ ने कहा ताशकंद, इसको ताशकंद समझौता भी कहते हैं। ताशकंद समझौता विधि विराम समझौता तो हो गया, लेकिन उसी दौरान पंडित जो ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। राम ने एक काबिल, योग्य और ईमानदार प्रधानमंत्री को सदा के लिए खो दिया। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान और जय किसान का, वो जो नारा उस समय दिया वो पूरे देश में गूंज रहा था। उसके साथ साथ वो जो नारा था वो जितना 1964 में 65 में लोकप्रिय था उतना ही लोकप्रिय आज भी है भारतीय राजनीति के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बढ़ाया और उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जिस सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, शायद ही उस स्थिति तक कोई प्रधानमंत्री अब तक पहुंच पाया हो या आगे पहुंच पाया। ये था नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू के उत्तराधिकारी बने लाल बहादुर शास्त्री। अब है अगला है लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर कांग्रेस में और देश के सामने नेतृत्व का संकट उत्पन्न हो गया कि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद अब को देश का प्रधानमंत्री कौन बने, कांग्रेस पार्टी की बागडोर कौन संभाले, ये भी प्रश्न उठने लगा। तो उस समय कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर के डिस्प्यूट था कि कांग्रेस का उत्तराधिकारी कौन हो। कांग्रेस के कुछ जो नेता थे वो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है वो देश की प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो मंत्रिमंडल था उसमें सूचना प्रसारण मंत्री पद पर कार्य कर रही थी। 1959 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी थी इंदिरा गांधी। तो इसलिए कुछ जो कांग्रेस के नेता थे वो क्या चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी उत्तराधिकारी बने। और उनमें कौन कौन थे मुख्य रूप से? के कामराज, निज लिंगप्पा और जगजीवन राम।
ये चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की उत्तराधिकारी बने। एक प्रमुख नेता थे मोरारजी देसाई, जो बंबई प्रांत जो था उसके मुख्यमंत्री रह चुके थे, एक सीनियर नेता थे, वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी कौन हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी में मतदान की प्रक्रिया अपनाएगी, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया गया कि कौन इसका उत्तराधिकारी बने। और इस प्रकार से 19 जनवरी 1966 को मतदान हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी में 365 मत गिरे और पड़े, और मोरारजी देसाई ने के पक्ष में 169। और इस प्रकार बहुत ही शानदार और लोकतांत्रिक तरीके से लाल बहादुर शास्त्री का जो उत्तराधिकारी था उसका कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कर लिया। इस दौरान गुलजारी लाल नंदा 10 जनवरी से 19 ये मतदान हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ। इस दौरान जो प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे गुलजारी लाल नंदा ने कार्य किया। नेहरू की मृत्यु के बाद भी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। वो 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री कब बनी? 24 जनवरी 1966 को। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, जब उस समय राज्यसभा की सांसद थी, यानी कि राज्यसभा से की मेंबर थे वो। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो किस सदन से सांसद थी? तो किस सदन से थी? राज्यसभा की से सांसद थी। तो ये हो गया लाल बहादुर शास्त्री का उत्तराधिकारी। उसके बाद जो परिस्थिति आती है 1967 का आम चुनाव, चौथा आम चुनाव 1967। तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे, इससे पूर्व की परिस्थितियां, चुनाव से पूर्व जो परिस्थितियां थी वो क्या थी, और चुनाव के बाद क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो पहला है हम ये समझते हैं कि पूर्व की परिस्थितियां क्या थी। जब इंदिरा गांधी ने बागडोर संभाली, उस समय देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। मानसून फेल हो गया था। मानसून फेल होने के कारण देश में अनाज की कमी हो गई थी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। फैक्ट्रियों में जो उत्पादन था वो उसमें गिरावट आ गई थी, और देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा भयंकर हो रही थी। दूसरा ये था कि देश के अंदर बेरोजगारी की जो समस्या थी वो बढ़ रही थी, जनता के अंदर आक्रोश बढ़ रहा था, गरीबी बढ़ रही थी, बंद, हड़ताल, जुलूस, प्रदर्शन हो गए थे, नौजवानों में संघर्षवादी प्रवृत्ति जो थी वो जन्म ले रही थी। सरकार ने रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा ताकि विदेशी जो मुद्रा है उसके अनुपात में पैसे रुपए को लाया जा सके, और इससे जनता के अंदर एक आशंका और भय का वातावरण पैदा हो गया था। तो एक तो ये थी। दूसरी जो परिस्थिति वो ये थी कि जो विपक्षी दल थे वो सक्रिय हो गए थे। विपक्षी दल वो की सक्रियता, हमने देखा कि प्रथम जो 3 आम चुनाव रहे 51, 52 का, 57 का और 62 का, उनमें कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा चुनाव रहे। लेकिन यहाँ जब 3 विपक्षी दल सक्रिय हो गए थे, उन्होंने देश की परिस्थितियों को देख लिया था, वो संघर्ष की स्थिति में आ गए थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे, सरकार के खिलाफ संघर्ष भी कर रहे थे। उन्होंने एक चीज और समझ ली थी कि कांग्रेस को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि कांग्रेस प्रथम 3 आम चुनाव तक 40 या 45% वोट प्राप्त कर रही है, लेकिन सीटें 3/4 जीत रही है, यानी कि 55% जो वोट है वो कांग्रेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस चुनाव जीत रही है, यानी कि जो 55% वोट है उनका बंटवारा हो रहा है। अगर उनको बंटवारा रोक लिया जाए तो एक
रोक लिया जाए तो विपक्ष चुनाव जीत सकता है। तो इस प्रकार से गैर कांग्रेसवाद की एक प्रवृत्ति ने जन्म लिया और जो विपक्षी दल थे वो सक्रिय और उन्होंने गठबंधन करना शुरू कर दिया और मिलकर के चुनाव लड़ने का निश्चय उन्होंने किया। तीसरी जो परिस्थिति थी वो ये थी कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे, जिन्होंने राजनीति में नैतिकता के मापदंड स्थापित किए थे, संघर्षशील प्रवृत्ति के थे, 1967 का चुनाव आते तक वो सब उन सब का देहांत हो चुका था। कांग्रेस के राष्ट्रवादी जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेताओं का देहांत, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था और राजनीति में नैतिकता के मापदंड जिन्होंने स्थापित कर रखे थे, उन सब का 1967 का चुनाव आते आते देहांत हो चुका था और कांग्रेस में कैसे नेताओं का समावेश हो चुका था, अवसरवादी नेताओं का समावेश हो चुका था। और इन सारी परिस्थितियों में कांग्रेस की जो छवि थी जनता के अंदर वो नहीं रही थी जो कि पहले 3 आम चुनाव तक थी, यानी कि कांग्रेस की छवि को धक्का लगा था और उसको हम किस धक्का लगा उसका परिणाम हम चौथे आम चुनाव का जब रिजल्ट आता है तब देखते हैं। ये तो थी परिस्थितियां। अब इसका चुनाव का परिणाम, कुल स्थान 520 पे चुनाव होते हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस 283, भारतीय जनसंघ 35, स्वतंत्र पार्टी 44 दूसरे नंबर पे रही, डीएमके 25, भारतीय साम्यवादी दल 23, भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी 19 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 23, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 13, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1, निर्दलीय अन्य 54। ये चौथे आम चुनाव का परिणाम था। तो यहां हम देख रहे हैं कि पहले जितने भी 3 आम चुनाव हुए वहां कांग्रेस पहले में जहां चुनाव में 364 जीत रही थी, दूसरे आम चुनाव में 371 और तीसरे आम चुनाव में 361। लेकिन यहां कांग्रेस जब 1967 का चौथा आम चुनाव होता है तो यहां कांग्रेस मात्र 283 सीटें जीत रही है, यानी कि कांग्रेस की छवि धूमिल हुई और कांग्रेस उस स्थिति में नहीं रही जो स्थिति उन्होंने पहले 3 आम चुनाव तक थी। अब ये तो हमने समझ लिया, इसके बाद हमें समझते हैं इसके परिणाम क्या निकले, उसको हम किस प्रकार समझेंगे। 1967 का आम जो चुनाव है उसके परिणाम, उसको परिणाम तो हम इस प्रकार समझेंगे। पहला परिणाम ये निकला कि कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन कांग्रेस को पहले आम चुनाव में जो 3/4 बहुमत मिल रहा था वो प्राप्त नहीं हुआ और कांग्रेस की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आई। पहला तो चौथे जो आम चुनाव उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की स्थिति में गिरावट। पहले जहां 3/4 सीटें जीत रही थी, यहां सिर्फ कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें पहले से कहीं ज्यादा गिरावट आ रही है और जो उसके एक दल के प्रमुखों का जो दौर था वो यहाँ समाप्त नजर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरा जो परिणाम निकला वो ये था कि कांग्रेस के प्रमुख नेता चुनाव हार गए। चौथे आम चुनाव का एक परिणाम यह था कि चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख जो नेता थे वो चुनाव हार गए। कौन कौन थे उनमें प्रमुख में एक दो बताऊं, के कामराज, एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता थे, वो चुनाव हार गए। उसके साथ ही इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के बहुत सारे मंत्री चुनाव हार गए। यानी कि कांग्रेस के नेताओं के प्रति जनता का जो विश्वास था वो खत्म हो गया। तीसरा जो परिणाम निकला वो ये निकला कि गैर कांग्रेसवाद का जन्म। इस चुनाव ने गैर कांग्रेसवाद को जन्म दिया। किस प्रकार से दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है चौथे आम चुनाव के दौरान न केवल लोकसभा के अंदर 283 सीटें जीत करके गिरावट में आती है, बल्कि राज्यों के अंदर भी उसकी स्थिति खराब हो जाती है और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। एक जो स्टेट था मद्रास, वहां डीएम की पूर्ण बहुमत के साथ आती है और बाकी 8 स्टेट के अंदर कांग्रेस जो है दूसरे जो दल है वो संयुक्त विधायक दल की यानी कि गठबंधन की सरकार बनाते हैं मिलकर के और इस प्रकार से 9 राज्यों से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। उनमें प्रमुख कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास। इन स्टेटों से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। मद्रास में डीएमके पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और बाकी में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनती है और इस प्रकार से गैर कांग्रेसवाद का जन्म होता है। विपक्ष को यह लगता है कि अगर मिलकर के चुनाव लड़ा जाए तो कांग्रेस को हराया जा सकता है और गठबंधन सरकारों का दौर भी शुरू हो जाता है इसी के साथ। चौथा जो परिणाम निकलता है वो ये निकलता है कि कांग्रेस की जो छवि है वो धूमिल होती है। यहां तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अपराज्य है, कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता। यहाँ की आम जनता को भी ये शंका नहीं थी कि कांग्रेस को राज्यों के अंदर सत्ता से बाहर किया जा सकता है। आम जनता ये मान के चलती थी, उनके मन में एक ये बात बैठ चुकी थी कि कभी कांग्रेस भी सत्ता से बाहर रह सकती है। लेकिन चौथा जो आम चुनाव हुआ उसने जनता को ये संदेश दिया कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है और कांग्रेस 9 स्टेट में सत्ता से बाहर हुई और केंद्र के अंदर भी उसकी स्थिति में गिरावट आई और इस प्रकार से कांग्रेस की जो छवि थी वो उसको आघात पहुंचा, उसकी छवि धूमिल हुई। ये थे चौथे आम चुनाव के परिणाम। इससे आगे का जो चैप्टर है वो है दल बदल। उसके विषय में हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।